नमस्कार, स्वागत है बहुत आपका इस कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं ललिता सिंह। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं नक्सलवाद पर। जी हाँ, नक्सलवाद पर चर्चा करना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि देश ही नहीं, राज्य भी जो है वो गंभीर समस्या से गुजरती है। नक्सलवाद पर चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि नक्सलवाद जो है वो कई जगहों पर अपने पैर जमा चुका था और अब समय आ चुका है जब नक्सलवाद मुक्त भारत की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है जो समस्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर एक व्यापक और विनाशकारी समस्या है। इससे हमारा देश भारत जूझ रहा था लंबे कई समय से, लेकिन अब जो है नक्सलवाद भारत की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी विवशता हो जाती है या ऐसी कौन सी विचारधारा है जिसमें नक्सली जो है वो मेन स्ट्रीम से हट करके और नक्सलवाद की ओर रुख करते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि हमारा देश भारत किस तरह से नक्सलवाद मुक्त भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। पहले उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं मनोज कुमार यादव जी, आपका बहुत स्वागत है। आप पूर्व पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑपरेशंस बिहार पुलिस से हैं, बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार। दूसरे जो हमारे खास मेहमान हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव कुमार, बहुत स्वागत है आपका भी। तो दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दोनों ही खास मेहमानों से हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर नक्सल जो क्षेत्र हुआ करते थे अब उनमें किस तरह की कमी आई है, किस तरह से जो लोग होते हैं, हम आपके बीच के लोग जो होते हैं वो किस तरह से कट जाते हैं और मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाते हैं बल्कि नक्सलवाद की तरफ रुख कर जाते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करने में सबसे पहले मेरा सवाल मनोज जी आपसे रहेगा कि सर आपने तो कई नक्सल ऑपरेशंस देखे हैं, खासतौर से मैं बात करूं कैमूर, गया, इन इलाकों की, तो आप वहां पर आपने कई लंबे समय तक आपने सेवा दी है। तो ज़रा हमें ये बताइए, अगर मैं खास तौर से कई अलग अलग राज्यों में भी नक्सलवाद ने अपना पैठ जमा रखा था, लेकिन अगर बिहार की बात करूं तो बिहार में इसकी शुरुआत कब से हुई? बिहार की बात अगर की जाती है मैम, तो मैं समझता हूं कि ये भोजपुर का इलाका है। 1967-68 की बात रही होगी और ये लड़ाई जो गरीब मजदूर वर्ग था, ज़मींदारों के विरुद्ध ही ये स्टार्ट हुआ था। और उस समय लोगों की जो गतिविधियां थी और ज़मींदारों का रुख था कि हम उतनी ही मजदूरी देंगे और उनका था, उनकी डिमांड जो थी कि मजदूरी हम ज़्यादा लेंगे। इसको लेकर के एक बीच में सोशलिस्ट पार्टी का भी गठन उस समय लोगों ने किया था और ये लड़ाई चली थी ज़मींदारों के अगेंस्ट कि हमें हमारी मजदूरी बढ़ाएं। और वहाँ से ये धीरे धीरे और थोड़ा सा गलत हिंसात्मक गतिविधियों से ये जुड़ गया और फर्दर कई ज़िलों में वहीं से भोजपुर का इलाका, सहार का इलाका, वहाँ से शुरू हुआ है ये। बिल्कुल, मैं अगर कारण की बात करूं तो खास तौर से आपको कारण क्या नज़र आता है? जो आप अभी हमें बता रहे हैं यही एक मुख्य कारण हुआ करता था नक्सलियों मतलब नक्सल में जुड़ने के लिए? नहीं मैम, नक्सल की अगर पृष्ठभूमि देखी जाए तो कई कारण हैं इसमें जी। एक तो पहले हम अगर डिस्कशन करें बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो आर्थिक असमानता ये रही है, सामाजिक भेदभाव जिसमें जातीय आधार पर सामाजिक भेदभाव चरम पे था, ऊंच नीच की बात ज़्यादा होती थी और लोगों को उसमें जो मजदूर वर्ग के लोग थे और उन्हें एक तरह से शोषित वर्ग के रूप में आप मान सकते हैं कि शोषित वर्ग के रूप में था और उनकी समाज में उतनी पूछ नहीं होती थी जातीय आधार पर। तो एक ये रीजन रहा। दूसरा राजनीतिक रीजन रहा। राजनीतिक रीजन की बात करें तो मजदूरों का उपयोग किया गया वोट बैंक के रूप में, या फिर यूँ कहें कि पहले आप देखते होंगे बिहार में वोट देने नहीं दिया जाता था और उनके नाम पर वोट दूसरे लोग डाल देते थे, तो उनकी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग न लेना। चौथा रीजन हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट, सरकार के डेवलपमेंट के प्रोग्राम थे, निचले स्तर तक नहीं पहुँच पाना। तो ये 3-4-5 रीजन्स हैं जिसके कारण और नक्सलवाद का प्रभाव बिहार ही नहीं कई क्षेत्रों में इस आधार पर आगे बढ़ा। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो नक्सल को पनपने में मजबूती प्रदान करती है। बिल्कुल बिल्कुल। संजीव जी, मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि अभी हम खास तौर से बिहार की बात करें, वैसे तो हम पूरे देश की बात करेंगे, लेकिन अगर मैं खास तौर से बिहार की बात करूं तो नक्सल के परिप्रेक्ष्य में अभी क्या परिस्थिति देखने को मिल रही है? अभी बिहार के कुछ जो इलाके थे
जो ज़्यादा नक्सल से प्रभावित थे, वो अब बिहार में एक तरह से देखा जाए तो नक्सल का कोई वजूद नहीं है। अब नक्सल और उन कुछ लोगों ने मिल करके एक प्रकार से कहे कि आप कोलेबोरेट कर लिया है, और नक्सलिज्म अब बिहार में नहीं है, अगर एक वाक्य में कहें तो। और भारत सरकार का ही मानना है कि 6 जो सबसे अधिक प्रभावित नक्सली क्षेत्र हैं, उसमें 4 छत्तीसगढ़ में है, 1 झारखंड में है और 1 महाराष्ट्र में है। जबकि पहले तो कई जो राज्य हैं वो नक्सल के क्षेत्र में आते थे। खास तौर से मैं बात करूं, कई बड़े शहर जो हैं वो इसके क्षेत्र में आते थे, लेकिन अब जो है धीरे धीरे कहने की बात है कि मतलब घट चुका है ये बिल्कुल था ना, इनका रेड कॉरिडोर ही था। यानी कि जब 62 में अटैक हुआ तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन हुआ। विभाजन इस आधार पे हुआ कि जो चीन की सेना ने आक्रमण किया है, तो कम्युनिस्ट पार्टी एक धारा का मानना था कि वो मजदूरों के हित में उन्होंने आक्रमण किया। सीपीएम का गठन हुआ जी। उसके बाद आप देखेंगे 4-5 साल बाद नक्सलवादी मूवमेंट शुरू होता है, और जैसे कि बता रहे थे अपने मनोज जी कि उसके बाद आप देखिए कि बिहार में भी उसी के आसपास नक्सलवाद शुरू हुआ। भोजपुर में मास्टर जगदीश की सर घटना थी, वो मास्टर जगदीश की घटना थी जिनको उन लोगों ने पीट दिया था, फिर उसके रिपरकशंस में उन्होंने नक्सलवाद को पकड़ा। तो उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये पूरा मतलब यानी कि आप ऊपर से शुरू करें बिहार, छत्तीसगढ़, उसके नीचे जाइए उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश मतलब पुराना आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को लेकर के कहें तो महाराष्ट्र था उससे प्रभावित, फिर केरल था उससे प्रभावित। ये पूरा का पूरा एक रेड कॉरिडोर बना हुआ था जो कि अब समाप्त हो गया है। बिल्कुल। मनोज जी, मेरा आपसे ये प्रश्न रहेगा कि सेवा तो आपने कई लंबे समय तक दिया है, लेकिन अगर मैं खास तौर से बात करूँ शुरुआती समय की, तो आपने कब शुरुआत किया है इस नक्सल ऑपरेशंस के साथ में, और क्या एक्सपर्टीज़ रही थी आपकी, वो ज़रा हमें बताएं। मैम, एक कविता है जो कि नक्सल क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में मैं कह सकता हूँ कि वो बड़ी कारगर कविता है। हरिवंश राय बच्चन की वो कविता है कि जीवन पथ जटिल है ये, काल चक्र कठिन है ये, पग पग पर भेदभाव हैं, रक्त रंजित पाँव हैं, जन्म से किसी के सर वंश की छाँव है, झूठ के रथ पे सवार डाकुओं का गांव है, किसी के पास है छल कपट, किसी को रूप का वरदान है, ये सोच के मत बैठ जाए, ये विधि का विधान है। बज रहा मृदंग है, ये कहता अंग अंग है कि प्राण अभिशेष है, मान अभिशेष है, एक कण भी कुछ मत मांग भगवान से, ज्ञान की कमान पे लिख दे गुलाल से कि रोक सकता है कोई तो रोक के दिखा मुझे, हक छीनता आया है तो छीन के बता मुझे, ज्ञान के मंच पर सब एक समान है, विधि का विधान पलट दे वो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है, तो आज से ये ठान ले, बात गांठ बांध ले कि कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न जाति काम आती है, न पिता का नाम काम आता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। तो इस कविता में पूरा सार है आपका नक्सल क्षेत्र का। हम विकास की बात करेंगे, विकास से मरहूम है आदिवासी बनवासी उस क्षेत्र के, या ग्रामीण इलाकों की बात अगर हम करते हैं, आज भी ग्रामीण इलाकों की स्थिति उतनी बेहतर नहीं हुई है। सरकार के काफ़ी अच्छे प्रभाव रहे हैं, चाहे वो भारत सरकार के हों या बिहार सरकार, दोनों ने काफ़ी मेहनत किए हैं कि उन सुदूर इलाकों में विकास की धारा को ले जाने का, बढ़ाने का, लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है। तो ये इसमें सारा चीज़ है। अच्छा, तो ये मेरा प्रश्न इसलिए है मनोज जी, क्योंकि जब आपने शुरुआत की होगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अब जो है वो नक्सल कह सकते हैं कि सरकार पनपने ही नहीं दे रही है नक्सली को, ये कह सकते हैं, और साथ ही साथ आत्मसमर्पण की भी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। लेकिन जिस वक्त आपने ज्वाइन किया होगा, जिस समय आपने इन चीज़ों को देखा है, क्योंकि हमारी बातचीत में ये भी सामने आया कि आपने दंतेवाड़ा में भी सहयोग दिया है, तो आप ज़रा हमें ये बताइए कि किस तरह से आप लोग नक्सल के ऑपरेशंस को शुरू करते थे और किस तरह से उसे आगे बढ़ाते थे। मैम, कहा जाए नक्सल जिस समय मैं ज्वाइन किया, अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में मेरी शुरुआत जो बिहार से हुई है, अपनी ज़मीन से हुई है, जिसे मैं अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ कि कहाँ हमारी कमज़ोर कड़ी है। सबसे पहले तो सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरीके से नक्सल यहाँ पे हावी थे। 2010 में जब मैं ज्वाइन किया था तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपने कैंप से बाहर नहीं निकलते थे, नेतृत्व की कमी थी। फिर हम लोगों को लाया गया, तो हम लोग टोटल 6 ऑफिसर्स थे, वो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के और 1 असम राइफल्स के। हम लोग जब ज्वाइन किए तो हमारी ट्रेनिंग है, बीएसएफ की ट्रेनिंग है
जो आपको टास्क दिया जाता है उसको कंप्लीट करना है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे ऐसी ट्रेनिंग मिली सीमा सुरक्षा बल में, और मेरी सोच मातृभूमि के प्रति गहरी निष्ठा बढ़ी, और हम लोग फोर्सेस को निकालना शुरू किए, नेतृत्व किया। पैदल एक दिन में अगर पहाड़ी क्षेत्र देखा जाए तो 940 स्क्वायर किलोमीटर का वो विंध्याचल रेंज है, केवल मैं अधौरा की अगर बात करता हूँ तो। और उस 940 स्क्वायर किलोमीटर को एरिया को हम लोग जब निकलते थे तो ये सोच करके निकलते थे कि अगले दिन वापस लौट पाएंगे, लेकिन जवान इतने टफ हमारे जवान हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के कि उनसे काम लेना था। तो हम लोग एक एक दिन में 80 किलोमीटर जाना और 80 किलोमीटर आना, इतना तक हम लोगों ने पैदल कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए, और हर एक गांव में अपनी एक्टिविटी को बढ़ाया कि नहीं हमारी पहुंच है सुदूर ग्रामीण इलाकों तक। ये हमारा पहला फेज था। उस फेज में हम लोगों ने क्या किया कि ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, जो ग्रामीण थाना नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल काफी दूरी थी, तो उनसे वहां ही ऑन द स्पॉट उनकी समस्याओं का हल का हमने उपाय। मैं रोकना चाहूंगी आपको बीच में। आप लोग सामंजस्य कैसे बनाते हैं? अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी जो बड़े पदाधिकारी होते हैं, जब वो पुलिस बल के जब वो पहुंचते हैं लोगों के बीच और नक्सल का जो बेल्ट रहता है उसमें किस तरह से वो वार्तालाप करते हैं? क्योंकि वो तो अपने एक कहा यह जाता है कि एक एरिया होता है जिसके अंदर वो लोगों को इन नहीं करने देते हैं, तो फिर आप लोग कैसे उनसे सामंजस्य बिठाते हैं? और लोगों में तो वर्दी के प्रति नक्सल क्षेत्र में टारगेट, वर्दी जो पहने हुए रहते हैं टारगेट एरिया में रहते हैं, प्लस उनका ये कॉन्सेप्ट है कि वर्दी पहने हुए थे मारेंगे, ये हमें दूसरे नज़रिए से देखेंगे, थोड़ा सा एक सख्त और क्रूर रूप में शुरू से देखा गया है। बिल्कुल। अब देखें राजा महाराजा के समय उनके सैनिक होते थे, कर टैक्स नहीं देते थे, मारते थे। तो ये कॉन्सेप्ट समाज का कॉन्सेप्ट है कि पुलिस का और नज़रिया ही बड़ा डिफरेंट है, ये मारेंगे पीटेंगे गाली देंगे, और आत्मसम्मान पर अगर ठेस पहुंचेगा मैम तो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भी वो उस विचारधारा से जुड़ जाते हैं। तो हमने ये सबसे बड़ी पहल किया कि उनके छोटे छोटे बच्चों के लिए हम लोग जब जाते थे तो टॉफी लेकर के जाना जी। साथ में जो ऑपरेशनल तैयारी की जब बात करते हैं तो जब हम ऑपरेशन में निकलते हैं तो पता नहीं कहाँ लैंडमाइन ब्लास्ट हो जाए, कहाँ गोली चल जाए, तो अपने जवानों की रक्षा के लिए हम लोग एक फर्स्ट एड किट लेकर के चलते हैं। तो उस फर्स्ट एड किट में हमारे साथ ट्रेंड नर्सिंग असिस्टेंट्स भी रहते हैं, तो उनको ऑर्डर रहता था कि नहीं वहाँ की आम गरीब जनता के लिए कभी कोई मिल जाता था बुखार से पीड़ित, तो उनके लिए दवाइयाँ ले लो, और जो छोटी मोटी दवाइयाँ हैं जिसको फर्स्ट एड कहते हैं, तो उनके बीच में जा कर के उनको देखना, फिर पूछना, जबरन पूछना कि क्यों बीमार हो, उनको जबरन दवाइयाँ देना। खाते नहीं थे हम लोग के हाथ का दिया हुआ, लेकिन उनको मतलब हम लोग जबरन खिलाते थे कि नहीं खाओ तुम ठीक हो जाओगे। तो लोगों का समझ है कि नहीं ये बड़े अच्छे पुलिस हैं। तो ये काम करने का हम लोगों का तरीका था। उनके छोटे बच्चों को ले आना, छोटे बच्चे जब आ रहे हैं उनकी माँ आ जा रही है, उनके परिवार के छोटे छोटे और भाई बहन आ रहे हैं, उनसे दोस्ती किया, दोस्ती करके उनके बीच में पैठ बनाई। बिल्कुल, आगे भी मैं आपसे चर्चा करूंगी, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन संजीव जी ज़रा बताइए कि नक्सली आंदोलन जो करते थे पहले, उससे कई जगहों पर विकास वंचित रह जाता था। अब वो चीज़ जो है वो हमें नहीं देखने के लिए मिल रही है, और कह सकते हैं कि हमारा राज्य ही नहीं बल्कि देश भी अग्रसर हो रहा है आगे की। लेकिन नक्सल उग्रवाद का जो मामला है वो कहीं भी करते थे तो स्वाभाविक है वो उनका टारगेट क्या रहता था जी। वो जो विकास की जो भी बातें होती हैं वो चाहते ही नहीं थे कि उस इलाके में विकास हो, क्योंकि स्कूल को उड़ाते थे, सड़कों को डिस्टर्ब करते थे। उनका कहना था कि सड़कें अगर बनेंगी तो फोर्सेस के लिए बन रही है, स्कूल बन रही है तो फोर्सेस के कैंप के लिए बन रही है, और वगैरह वगैरह करके। और एक जो सही कहा आपने मनोज जी ने कि एक जो छवि बना दी गई थी पुलिस की, वो एक तो ब्रिटिश सरकार के समय से जो पुलिस की व्यवस्था हुई, तो यहाँ प्रशासन का मतलब ही होता था कि लोगों को कंट्रोल करके रखना। तो उस स्थिति में और बाद में इन लोगों ने और छवि खराब बना दी कि पुलिस तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी, नज़दीक में हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और जब इस तरह की बातें शुरू हुई, आप देखिएगा कि उसके बाद 3C का एक कंसेप्ट लाया गया। तो वो 3C कंसेप्ट ये था क्या कि कनेक्टिविटी, हमारी रोड की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी मतलब मोबाइल की कहिए या टेलीकॉम की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और तीसरा जो कनेक्टिविटी था वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का था, यानी कि आपको हम आर्थिक संबल देंगे, आप तक हम
जितनी भी विकास की योजनाएं कह लीजिए या बैंकिंग सुविधाएं कह लीजिए वो हम आप तक पहुंचाएंगे। अब इन सब कारणों से ये हुआ कि उनको भी लगा कि हम भी मुख्य धारा में रहे, यानी कि वो जिसे कहते हैं ना कि उग्रवाद है क्या, दहशत, जो रूजवेल्ट कहते थे द ग्रेटेस्ट फियर इज़ फियर ऑफ फियर, जो डर का जो डर है ना वो सबसे ज़्यादा, जिसको हम दहशत कहते हैं। अब वो जो दहशत लोगों का ख़त्म हुआ तो लोगों ने देखा कि ये तो हमारे नहीं। अब जैसे देखिए कि छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छा मूवमेंट चला था कि वो नक्सलियों से लड़ने के लिए आम आदमी ने, आम लोगों ने शुरू किया था। क्या नाम था उसका, मैं भूल रहा हूँ। वहाँ के एक प्रमुख राजनेता थे, बाद में उनकी हत्या भी कर दी गई नक्सलियों के द्वारा। लेकिन उन्होंने ये मूवमेंट चलाया था कि हम नक्सलियों से स्थानीय आदमी लड़ेंगे, क्योंकि आप हमारे हित के लिए नहीं काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए इन जितने नक्सलियों के जो नेता थे उनके बच्चे कहाँ पढ़ते थे, विदेशों में पढ़ते थे। बाकी लोगों ने भी जब उनकी वास्तविकता को देखा तो धीरे धीरे लोग मुड़ने लगे। और अपराध की दुनिया में एक बड़ी बात होती है, अब तो IPS अधिकारी रहे हैं, अपराध की दुनिया में होता है कि वहाँ जाना आसान है, निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो भी एक अपराध था। उग्रवाद में भी जो लोग चले गए उनके लिए निकलना मुश्किल था, कि जब वो बाहर आएंगे तो उनको मार दिया जाएगा, या तो पुलिस मार देगी या फिर वो लोग मार देंगे। तो इस कारण से जब उनको लगा कि अब देखिए आत्मसमर्पण की जो बातें बढ़ी, काफ़ी लोग अब आत्मसमर्पण किए, वापस आए। तो ये सब चीज़ों के कारण आप देखिए कि धीरे धीरे आज जो 200 से अधिक भारत में नक्सल प्रभावित जिले होते थे, आज कितने बच गए हैं? थोड़ा बहुत भी जहाँ पे अगर नक्सल का 2-4 भी आदमी है उसको, वैसे जिले 38 है, पिछले साल की रिपोर्ट है। और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे वो 6 हैं। 6, बिल्कुल। देखिए जैसा कि अभी संजीव जी बता रहे हैं, कई मनोज जी जब आप सेवा दे रहे थे इस समय में भी कैमूर में शांति सेना की एक सेना जो बनी थी, और साथ ही साथ एक और सेना थी श्री राम सेना, उस वक्त ये लोग भी कार्यरत थे, ये लोग भी कार्य कर रहे थे। जबकि इतना ही नहीं, इनके पास जो लाइसेंस, मतलब इनके पास जो बंदूक होती थी वो भी लाइसेंस धारी हो गए थे उस समय में। इस पर मैं आगे आपसे सवाल लूँगी, लेकिन ज़रा हमें ये बताइए कि जब आप कॉम्बिंग ऑपरेशंस के लिए निकलते थे और निकला करते हैं, अभी भी जब निकलते हैं, पार्टियां जब निकलती हैं, तो सरकार का सहयोग कैसा रहता है? या मैं राज्य सरकार की बात करूं या मैं केंद्र सरकार की बात करूं, तो सरकार किस तरह से सहयोग करती है पूरे पुलिस बल की? मैम, पुलिस बल की सहयोग सरकार का, जब हम लोगों का ऑपरेशन लॉन्च होता है, ऑपरेशन लॉन्च होने की सूचना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के थ्रू, यहाँ कमांड सेंटर पटना में है, वहाँ दी जाती है जी। और सरकार के द्वारा यहाँ पे IG ऑपरेशंस बैठते थे, अभी तो ADG या DG ऑपरेशंस यहाँ पर बैठने लगे हैं। तो इनका काम रहता था मैम कि इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हेलीकॉप्टर्स तैयार रहते थे। हेलीकॉप्टर बेस पे रिक्विजिशंस चले जाते थे कि किसी तरह का अगर इंसिडेंट होता है तो अपने जवानों की मतलब लाइफ सेविंग्स के लिए जल्दी से जल्दी उनको वहाँ से हम निकाल सकें। ये तो सरकार का प्री डिसाइडेड सेट पैटर्न है जिस पे काम होता था। और जहाँ तक हम लोग जब निकलते थे तो बैकअप में तो फोर्सेस रहती ही थी, कैसे हम हमेशा बैकअप प्लान लेकर के चलना पड़ता है। अच्छा। जब आप लंबी दूरी के ऑपरेशंस में जाते हैं कितना बड़ी आसान, जैसे संजीव जी बता रहे थे कि अंदर तो चले जाएंगे लेकिन निकलना बड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस गई है इस रास्ते से और जनरल पैटर्न रहता है जिसमें बहुत सारी घटनाएं घटी। आप दंतेवाड़ा की 75 CRPF के जवान की किलिंग हो गई कि जिस रास्ते को गए उसी रास्ते को विड्रॉल में फॉलो करते हैं, वही खतरनाक हमारा पैटर्न है। तो हमने यहाँ पर पैटर्न को चेंज किया। अच्छा मनोज जी, आपने तो उसे देखा भी है, काफ़ी दुखद ये खबर थी हमारे लिए, और आपने तो इसे देखा भी था, तो ज़रा वो अनुभव भी हमारे साथ साझा कीजिए कि किस तरह से मतलब। मैम, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि उस दुखद घटना या क्या हमारा क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की गलतियाँ हैं, उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते। अपने अनुभव को साझा कीजिए। ये अनुभव मेरा मैम है कि हम जिस रास्ते से गए, सेम रास्ते को अगर हमने किया तो वहाँ पे हम मार खा जाएंगे। यानी कि घटनाएं होती हैं। और इतना प्रेशर, नक्सल क्षेत्र में काम करने का इतना प्रेशर रहता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस महीनों तक
मतलब ये कह सकते हैं कि सेविंग नहीं कर पाएंगे, कब खाएंगे, कब वो उठ के तुरंत चलना पड़ेगा, तो ये सारी समस्या हैं। और जब जहाँ है वहाँ डटे रहते हैं। और जब आप एक ही वर्दी में, एक ही कपड़े में अगर आप 20 दिन 15 दिन चल रहे हैं, भीग रहे हैं, और खाने की भी लिमिटेशंस हैं, और उसको लेकर के जब आगे आप चलेंगे तो सबसे छोटा और आसान विकल्प रहता है कि जिस रास्ते से आए हैं उसको तुरंत फॉलो करो और तुरंत कैंप में पहुंचो। तो शुरू में कुछ घटनाएं हैं जिसमें कि हम लोग ट्रैप में फंसे, लेकिन नहीं, अभी हम लोगों ने, और हमारे जवान काफ़ी इंटेलिजेंट हो गए हैं, अब तो बहुत सारी सुविधाएं बढ़ गई हैं, कनेक्टिविटी ऑफ द मोबाइल्स, कम्युनिकेशंस की कनेक्टिविटी बढ़ गई है, और हम लोग जब चाहें, और या सरकार में ऐसी व्यवस्था है कि जब चाहें तो मोबाइल टावर्स बंद हो जाएंगे और हमारे ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएंगे, और जब चाहेंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे हमारी अपनी सुविधा के अनुसार। तो ये सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से हम लोगों को मिलती रही है। अब तो राशंस में भी कई बदलाव आए हैं कि हम उन राशन का उपयोग अगर 15 दिन 20 दिन के लिए भी ऑपरेशंस होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ज़रा बताइए संजीव जी कि हम ये देखते हैं कि भारत सरकार जो है वो तमाम तरह की कई चीज़ों के लिए योजनाएं चलाती है। ऐसे में अगर मैं बात करूं कि इन नक्सल जो ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, या यूं कहूं कि जब वो आत्मसमर्पण करते हैं तो इनकी आत्मसमर्पण में रिवॉर्ड तो इन्हें मिलता ही है, लेकिन ऐसी कुछ योजनाएँ भी हैं या जिसके माध्यम से ये वापस लौटते हैं, इनको प्रयास किया जाता है वापस लौटाने का मुख्य धारा में? मुख्य धारा में लौटाने के लिए बहुत सारी सरकार की योजनाएं भी हैं, जैसे उनको ज़मीन दी जाती है, और आजकल तो पूरे भारत में वैसे भी अगर कोई अपना रोज़गार करना चाहे तो उसे सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर वो कैसे रहेंगे, कैसे उस जगह को मैं अपनी, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आर्थिक स्वावलंबन उनका होना चाहिए। तो आर्थिक स्वावलंबन अगर उनका बन हो जाता है तो उनको ट्रेनिंग नहीं रहती है। अमूमन वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, सरकारी नौकरी जो पैटर्न है उसमें वो काम नहीं कर सकते हैं, और उनके पास एक चीज़ और आप देखिए कि जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज एबंडेंस में काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है, वहीं पे नक्सलियों ने अपना मतलब जड़ जमाया। तो अब ये इस कारण से सरकार ने भी बताया है और कि नेचुरल रिसोर्सेज को आप कैसे यूज़ करेंगे। आप देखेंगे कि मैं जब घूम रहा था छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में वहाँ की प्राकृतिक औषधियाँ जो हैं, वन औषधियाँ जो हैं, वहाँ की लीची, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो मार्केट में बिकती है और काफ़ी अच्छे दामों पे वो मिलती है। और उनका उत्पादन कौन करता है? तो वो जो नक्सली मुख्य धारा से लौटा हुआ आदमी है। कुछ बातें हम लोग को मीडिया की तरफ से भी हम समझ लेनी चाहिए कि सरकार ने जो आप बता रहे थे कनेक्टिविटी का काफ़ी अच्छा उपयोग किया, और मीडिया के जैसे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम उन लोगों ने शुरू किया, ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, यानी कि छत्तीसगढ़ का कोई ट्राइबल यूथ है तो वो जा कर के देखे कि उड़ीसा का ट्राइबल कैसे रहता है, तेलंगाना का ट्राइबल कैसे रहता है। ये प्रोग्राम अच्छा हुआ, और इस कारण से उन लोगों ने देखा कि हम सब लोग एक ही हैं, क्योंकि उनको वो अपने जगह से कहीं बाहर गए नहीं होते हैं। तो इस कारण से उनको भी लगा कि नहीं, बाकी भी मैंने हमारे गांव के बाहर भी दुनिया है, तो उसके कारण उनका एक अच्छा ही आया। दूसरा हुआ कि एक मीडिया का चला था रेडियो जिंगल जी, रेडियो जिंगल का ही प्रयोग बड़ा अच्छा हुआ, और कई डॉक्यूमेंट्रीज उनको दिखाए गए और कई प्रोग्राम्स उनको बताए गए। कुछ अच्छे प्रतिभावान लड़कों को ला करके अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ट्राइबल यूथ जो टैलेंटेड थे उनके लिए स्पेशल आईआईटी की कोचिंग शुरू की गई, और कई लड़कों ने मुख्य धारा में आकर के वो आईआईटी ज्वाइन किए। पटना के कोचिंग चलाते थे, उनको भी वहाँ काम मिला था छत्तीसगढ़ में, उन्होंने भी कुछ लड़कों को ट्रेन किया, वो आईआईटी में गए। तो ऐसे जब कहते हैं ना, सीइंग इज़ बिलीविंग, हमारे यहाँ जब देखते हैं कि हमारे घर का लड़का आज हम नक्सली से या बाकी गरीबी से जो जूझ रहे हैं, उस माहौल से निकल कर के एक बच्चा भी अगर आईआईटीएन बन जाता है या सरकारी पदाधिकारी बन जाता है, तो उसका परिणाम ये होता है कि बाकी लोगों के लिए वो प्रेरणा का काम करता है। बिल्कुल। मनोज जी, जैसा कि हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया कि कई आदिवासी बच्चों को भी आपने वहाँ पर पढ़ाया अपने समय में जब आप सेवा दे रहे थे। तो अभी संजीव जी बच्चे की बात कर रहे थे, इसलिए मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि कई आदिवासी बच्चों को भी आपने पढ़ाया और उस समय में उन्हें ये बताया कि मतलब हमारे साथ जुड़े रहें। तो ऐसे में जो समाज से कट जाते हैं, आखिर उनकी ऐसी कौन सी विचारधारा हो जाती है और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमें क्या करना चाहिए? मैम, वहाँ पे अधौरा वाले इलाके में जब हम ऑपरेशंस के लिए निकलते थे तो जनरली
एक ऑपरेशंस के बाद मैम 3 to 4 डेज रिकवरी में लगता था हम लोगों को, जवानों को। जी। पैर छिल जाना और काफ़ी फटीग होती है उसमें। तो 3-4 दिनों के कार्यक्रम में मैं क्या करता था कि अब बहुत लोगों की बॉडी क्या होती है जवानों की, बहुत जल्दी रिकूप हो जाती है। उसमें हमने उनका यूज़ करना शुरू किया, धीरे धीरे बुलाना शुरू किया कि आओ तुम लोगों को मैं पढ़ाऊँगा, कोचिंग दूंगा। तो उससे एक विश्वास की एक कड़ी जुड़ी। स्टार्टिंग में 10 से 15 लड़के आए, तो उनको कैसे लाया गया, सरकार की योजना कुछ होती, सिविक एक्शंस प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। तो उस समय हमारे तत्कालीन एसपी साहब थे पीके श्रीवास्तव सर। मैंने कहा कि सर मुझे 100 ट्रैक सूट चाहिए सिवनरीज का। तो बोले इतना ट्रैक सूट लेके क्या करोगे मनोज? हमने सर गरीब बच्चों को बांटूंगा मैं। बिल्कुल। तो तुरंत ये आया, बच्चों को दिया, एक घर घर में जा करके दिया और उनको बुलाया कि आप आ जाओ। जो 10th पास थे, कोई 10th पास एग्ज़ाम दे रहे थे, तो उन बच्चों को लेकर के बैठाना शुरू किया। बिल्कुल मनोज जी, समय हमारे पास काफ़ी कम बचा हुआ है, इसलिए आपको रोकना चाहती हूँ। कई NGOs जो है वो भी कार्य कर रहे हैं, कई अलग अलग संगठन जो है कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार की बात करूँ या राज्य सरकार की बात करूँ, वो भी प्रयासरत है, लगातार जो है वो नक्सल्स में जो जुड़े हुए हैं उनके आत्मसमर्पण के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमेशा प्रयासरत रहते हैं। बहुत कम शब्दों में अगर आप लोगों को नक्सल, क्योंकि आपने देखा है सामने से, अगर इस पर कुछ सलाह देना चाहते हैं तो क्या सलाह देंगे? किस तरह से अपने आस पड़ोस के जगहों को देखें और अगर कुछ ऐसा दिखे तो किस तरह से अवेयर रहें, जागरूकता फैलाएं, इसके लिए क्या सलाह देंगे? और सबसे अच्छा माध्यम तो मैं शिक्षा को ही मानता हूँ कि आसपास जो पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल, और उन बच्चों को प्रेरित करें और उन्हें अगर कोई संगठन अगर मदद कर सकता है पढ़ाई के लिए तो उनको जरूर शिक्षित करने का काम करें और लड़कियों की शिक्षा पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि एक समाज में वैसे भी कहा जाता है कि एक लड़की पढ़ती है तो पूरा एक परिवार पढ़ लेता है। एक ही नहीं बल्कि 2 परिवार की बात हो जाती है कि पढ़ती है। तो शिक्षा पे ज़्यादा जोर दें। बिल्कुल। और सरकार की कई योजनाएं हैं जिन्हें ज़मीनी स्तर पर अभी भी उतारने की ज़रूरत है, तो उन योजनाओं का लाभ लें। सरकार की कई योजनाएं हैं जिसमें यहाँ सिविल सर्विसेज की तैयारी कराई जाती है। कई छात्रवृत्तियों के लिए प्रेरित किया जाए कि आप प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होगी तो तुम्हें 10,000 रुपये मिलेंगे, आगे तुम पढ़ोगी तो 25,000 रुपये मिलेंगे। फिर सरकार की कई योजनाएं हैं जिसमें उन्हें आजकल तो जॉब के लिए ज़्यादा प्रेरित कर रहे हैं और उन्हें सरकारी क्षेत्र के अलावा प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब मिल रहे हैं। सरकार उसके लिए काम कर रही है। बिल्कुल, लगातार सरकार जो है वो प्रयासरत है। आप दोनों ही खास मेहमान हमारे स्टूडियो में आए, इस विषय पर ढेर सारी चर्चाएं की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल, तो आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे अगले अंक में मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।